हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग क्रिएटिव हब में आपका स्वागत है। मैं आज आपको भारतीय अर्थव्यवस्था में कर सिस्टम कैसे काम करता है उसका पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले पार्ट में हमने करों के बारे में पढ़ा, कौन कौन से कर होते हैं। प्रत्यक्ष करों में हमने बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया, प्रत्यक्ष करों के प्रकार बताए, आयकर आयकर व्यय कर, संपत्ति पर कर, निगम कर, इन सब के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। हमने बजट 2020-21 में जो भी नए प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। नया टैक्स स्लैब पुराने टैक्स स्लैब में क्या अंतर है वो हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया। अब हम अपनी अगली कक्षा को शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ेंगे मुख्यतः अप्रत्यक्ष करों के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष कर सिस्टम कौन कौन से हैं, अप्रत्यक्ष कर क्या क्या काम करते हैं, कैसे कैसे लगाए जाते हैं, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन शुरू करते हैं। इस क्लास के अंत में आपको बहुचयनात्मक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके लिए यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। आप उनको अवश्य हल करें और उनके उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप पांचों क्वेश्चनों के उत्तर, जब मैं अगली इकोनॉमिक्स की क्लास लूँगा तो मैं उन पांचों क्वेश्चनों के उत्तर आपको डिस्कस करूँगा और विस्तृत रूप से उनको समझाऊंगा कि इसका उत्तर ये क्यों है, इसका उत्तर यूँ क्यों है। सबसे पहले देखते हैं अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स उसे कहते हैं जहाँ पे टैक्स ऑफ इम्पैक्ट और टैक्स ऑफ इंसिडेंस अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से लिए जाते हैं। इससे पहले हमने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा था कि टैक्स इम्पैक्ट, करापात और कराघात, इम्पैक्ट और इंसिडेंस का एक ही बिंदु पर लिए जाते हैं, यानी जिसके ऊपर कर लगाए जाते हैं वही करों का अंतिम रूप से भुगतान करता है। प्रत्यक्ष करों में हमने इसको विस्तृत समझा था, जैसे आयकर में आयकर जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी को उसका भुगतान करना था। लेकिन प्रत्यक्ष कर इससे अलग है। प्रत्यक्ष कर से अलग है दोस्तों। इसमें जिसके ऊपर कर लगाया जाता है वो करों का भुगतान नहीं करके जो भी उस सेवा या वस्तु को काम में लेता है वो करों का भुगतान करता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कराघात व करापात के अलग अलग संदर्भ में से लगाया जाता है। करापात अलग अलग, इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग जगह पे। मैंने आपको पहले उदाहरण में समझाया था, यहाँ पे पिछली क्लास में, ये फर्म कंपनी है, दुकानदार है, ये ग्राहक है। तो ये यहाँ पे इसके ऊपर जो कर लगाए जाएंगे, इसके ऊपर जो कर लगाए जाएंगे ये कर स्थानांतरण द्वारा कर अपनी वस्तु में जोड़कर ग्राहक तक स्थानांतरित कर देंगे और ग्राहक को अंतिम रूप से करों का भुगतान करना होता है। तो इसलिए इसमें अप्रत्यक्ष करों में इम्पैक्ट और इंसिडेंस अलग अलग संदर्भ में लिया जाता है। कोई भी ऐसा कर जिसमें करदाता किसी दूसरे पक्ष का कर जमा कराता है, ये करदाता है तो ये इस पक्ष का भी कर जमा कराएगा, इस पक्ष का भी कर जमा कराएगा। सीधा साधा कहे तो यहाँ पर मध्यस्थ भी शामिल होते हैं, एक प्रकार के मध्यस्थ की भूमिका का निर्वाह करते हैं। उदाहरण के लिए ए ने दुकानदार को वस्तु की कीमत प्लस जीएसटी दिया। ए ने दुकानदार को, एक ग्राहक है और ये दुकानदार है, तो इसने इससे कोई वस्तु खरीदी ए ने, तो ए ने वस्तु की कीमत और जीएसटी या जो भी अप्रत्यक्ष कर जोड़ के दुकानदार को, अब दुकानदार की जिम्मेदारी होती है कि इसको सरकार के पास जमा कराए। दुकानदार ने जीएसटी सरकार के पास जमा किया, इसलिए जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ पे दो शब्दों के मैं आपको अर्थ समझा देता हूँ। एड वैलोरम टैक्स क्या होते हैं और स्पेसिफिक टाइप टैक्स क्या होते हैं। एड वैलोरम टैक्स वह होता है जो कि परसेंटेज टैक्स बेस्ड होते हैं, यानी जितने भी वस्तुएं हैं उनके प्रतिशत के आधार पर, भाई 20% दर से कर लिया जाएगा। तो उसके अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं होगी सब पर 20% की दर से कर लिया जाएगा। तो इसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं होती और ये क्वांटिटेटिव प्रकृति का होता है। जबकि दूसरी शब्दावली है स्पेसिफिक टाइप टैक्स। स्पेसिफिक टाइप टैक्स वह है दोस्तों जिसमें पर यूनिट 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, सब पे अलग अलग विशेष रूप से कर
अलग अलग यूनिट पर कर लगाया जाता है। तो ये स्पेसिफिक टाइप टैक्स होता है, नाम भी इसका ऐसा ही लिखा हुआ है, विशिष्ट प्रकार, एक अलग अलग प्रकार के विशिष्ट रूप से लगाया जाता है। तो ये गुणात्मक प्रकृति का होता है दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से प्रकार के होते हैं। अप्रत्यक्ष कर मुख्य रूप से सीमा शुल्क या कस्टम ड्यूटी, जो सीमाओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। वस्तुओं के आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क लगाया जाता है, कस्टम ड्यूटी। वस्तुओं के उत्पादन पर लगता है एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन शुल्क। वस्तुओं की बिक्री पर लगता है सेल्स टैक्स, बिक्री कर। और सेवा पर लगता है सर्विस कर। तो इसमें हो गए कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स और सर्विस टैक्स। अब हम आगे इसको विस्तृत रूप से सबको अप्रत्यक्ष करों में जो संस्था सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वह है दोस्तों CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, यहाँ तक कि हमारी जो UPSC परीक्षा होती है उसके द्वारा चयन किया जाता है IRS भी दो उसमें अपनी सेवाएं देते हैं। एक तो अप्रत्यक्ष कर में और प्रत्यक्ष करों में। प्रत्यक्ष कर में बनते हैं जो तो इनकम टैक्स में आयकर अधिकारी वगैरह बनते हैं, और अप्रत्यक्ष कर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड ड्यूटी, यहाँ पर भी अपनी सेवाएं देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा सबसे बड़ी संस्था इस पर जो काम करती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। मैंने पिछली क्लास में बताया था प्रत्यक्ष करों की नियंत्रण पर सबसे प्रमुख संस्था कौन कौन सी है। आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे। सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी क्या होती है। सीमा शुल्क वह होता है दोस्तों जो वस्तुओं व सेवाओं के वस्तुओं के आयात व निर्यात पर लगाया जाता है। वस्तु एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में आई तो वहाँ पर जो कर लगाया जाएगा वो आयात कर लगाया जाएगा, और एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा पे गई तो ये जो कर लगाया जाए इनको निर्यात शुल्क कहा जाएगा। आयात सीमा शुल्क और निर्यात सीमा शुल्क, ये कस्टम ड्यूटी। अब टेरिफ बैरियर क्या होता है, टेरिफ कैसे लगाया जाता है, टेरिफ के बारे में आपको बताऊं। टेरिफ वह है जो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में टेरिफ से आशय यह है कि विभिन्न प्रकार के सीमा शुल्क से हैं जिसके माध्यम से आयात या निर्यात को प्रोत्साहित या हतोत्साहित किया जा सकता है। किसी देश द्वारा सीमा शुल्क को आयात यानी निर्यात को बढ़ाकर या घटाकर हमारे आयात या निर्यात को प्रोत्साहित या हतोत्साहित किया जा सकता है। इसको टेरिफ बैरियर कहते हैं। मैं इसको आपको उदाहरण से समझाऊं तो हमें माना कि किसी वस्तु का आयात कम करना है तो हम इस पर टेरिफ बैरियर के रूप में आयात सीमा शुल्क को बढ़ा देंगे। तो सीधी सादी बात है कि ये वस्तु आयात कम होना लग जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें आयात सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी के रूप में जुड़ जाएगा। यदि हम किसी वस्तु का निर्यात ज़्यादा करना चाहते हैं जिसकी हमारे यहाँ पर वस्तु अतिरिक्त मात्रा में या उसका उत्पादन ज़्यादा है तो हम इस पर निर्यात सीमा शुल्क कम कर देंगे, तो ये दूसरे देश में ये वस्तु सस्ती पड़ेगी और ये वस्तु यहाँ से ज़्यादा निर्यात हो गई। तो ऐसे करके टेरिफ के द्वारा आयात और निर्यात को हतोत्साहित या प्रोत्साहित किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी व काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती है, मैं इनका आपको अर्थ समझा देता हूँ। एंटी डंपिंग ड्यूटी या एंटी डंपिंग ड्यूटी वह है दोस्तों जिसमें अतिरिक्त सीमा शुल्क है जो किसी वस्तु के आयात पर लगाया जाता है यदि वो वस्तु निर्यात कर रहे देश की स्थानीय कीमत से कम कीमत पर मिल रही हो तो वहाँ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। जब कोई दो देश वस्तुओं को अपने स्थानीय कीमत से कम कीमत पर निर्यात कर रहे हैं तो उस मत पर जो अतिरिक्त आयकर लगाया जाता है उसे एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। यानी देश की स्थानीय कीमत से कम कीमत पर वस्तु कोई दूसरा देश निर्यात कर रहा हो। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, ये चीन है। चीन में माना कि ये जो पेन है इसकी कीमत 7 रुपये है चीन के स्थानीय बाजार में, और ये भारत को ये पेन निर्यात कर रहा है 5 रुपये में। वो सीधी सादी बात है कि
ये जो 7 रुपये चीन में जो वस्तु मिल रही है वो 5 रुपये भारत में निर्यात कर रहा है, तो वो क्यों देगा, यानी उसकी गुणवत्ता या क्वालिटी कम होगी, और ये 5 रुपये में यहाँ पर भारत में इस पेन को निर्यात कर रहा है। अब भारत के स्थानीय बाजार में जैसे जयपुर में, दिल्ली में, कोटा में इसी पेन की कीमत है 10 रुपये। तो ये स्वभावतः है कि भारत के जो ग्राहक है, जो उपभोक्ता है, ये यहाँ की स्थानीय कीमत का पेन नहीं खरीदेंगे। ये 10 रुपये में मिल रहा है और इसकी कीमत, चीन से आने वाली पेन की कीमत 5 रुपये में है, तो ये चीन से आने वाला कीमत पेन ही खरीदेंगे। तो यहाँ के स्थानीय वस्तुओं का इसमें नुकसान होता है और वो वस्तुएं यहाँ पे बिक नहीं पाती और हमारी अर्थव्यवस्था का चक्र बिगड़ता है। तो इसके लिए WTO में ऐसा में भी प्रावधान है कि वो देश इसको रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है। अब आपको ये अर्थ अच्छे से समझ में गया होगा कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है। तो इसको रोकने के लिए ये 7 रुपये में जो पेन चीन में मिल रहा था वो भारत में 5 रुपये में आवश्यक रूप से यहाँ के बाजार व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए जो भेजा जा रहा था, उसको रोकने के लिए कोई देश से एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है। अब ये देखो, माना भारत में, ये उदाहरण से भी समझ सकते हो, माना भारत में डस्टर की कीमत 10 रुपये है, चीन में इसकी कीमत 7 रुपये, परंतु भारत को 5 रुपये में निर्यात कर दिया जाता है, तो भारत द्वारा एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। यहाँ पर ही मैं दूसरे शब्द का अर्थ आपको अच्छे से समझा दूँ, काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या होती। काउंटर वेलिंग ड्यूटी वह है दोस्तों जो कि आयातित वस्तु पर लगने वाला अतिरिक्त सीमा शुल्क है। यदि वस्तु की कीमत उस देश की स्थानीय उत्पाद में अधिक हो परंतु कीमत निर्यात कर रहे देश की स्थानीय कीमत के बराबर हो, तो वहाँ पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाया जाता है। मैं आपको इसको उदाहरण से समझाता हूँ। जब कोई देश उसी कीमत पर, पेन ले लेता हूँ, जब कोई देश उसी कीमत पर या स्थानीय कीमत पर ही वस्तु को निर्यात कर रहा हो जिस कीमत पर अपने देश में वो वस्तु बनाई जाती है या उसके मूल्य हैं, परंतु उस वस्तु की कीमत दिए गए देश में अधिक है, तो अंतर को बराबर करने हेतु जो अतिरिक्त आयात कर लगाया जाएगा उसको काउंटर वेलिंग ड्यूटी कहते हैं। जैसे कि माना कि मलेशिया या थाईलैंड देश है, यहाँ पर यह है, इसी उदाहरण को समझते हैं। यहाँ पर जो पेन है इसकी कीमत 7 रुपये है, भारत में भी इसको 7 रुपये में ही यह देश निर्यात कर रहा है और भारत में भी ये 7 रुपये में निर्यात किया जा रहा है, लेकिन भारत के स्थानीय बाजार में इसकी कीमत 10 रुपये है। तो यहाँ पे मलेशिया देश ने तो जानबूझकर ऐसा नहीं किया कि वो हमारे बाजार को नुकसान पहुँचाने के लिए इसको कम कीमत पर बेच रहा हो, वहाँ पर भी उसकी कीमत 7 रुपये थी। देख, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जब कोई देश उसी कीमत पर या स्थानीय कीमत पर ही, मलेशिया उसी कीमत पर 7 रुपये पे या उसी देश की स्थानीय कीमत पर ही वस्तु को निर्यात कर रहा हो, ये वस्तु को 7 रुपये में ही भारत को निर्यात कर रहा है, परंतु उस वस्तु की कीमत दिए गए देश में अधिक है, परंतु दिए गए देश जहाँ पे भारत है यहाँ पर इस वस्तु की कीमत अधिक है 10 रुपये, तो इस देश को जो नुकसान होगा इसको रोकने के लिए यहाँ पर यह देश, भारत इस उदाहरण में जो देश है, तो ये यहाँ पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकता है। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये दोनों शब्दों के अर्थ। यदि आपको समझ में आ गए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी के अर्थ समझ में आ गए हैं। मलेशिया में 7 रुपये स्थानीय कीमत पर ही निर्यात, तो भारत में काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर उसकी कीमत 10 रुपये है। ड्यूटी एवर्जन क्या होता है दोस्तों? जब स्थानीय वस्तु महंगी होने के कारण उपयोग नहीं हो रही हो और राजस्व में कमी आए, तो इसे हम ड्यूटी एवर्जन कहते हैं। स्थानीय लोग अप्रत्यक्ष कर देने की बजाय सस्ती वस्तु आयात को प्राथमिकता दे रहे हों। स्थानीय लोग अप्रत्यक्ष कर देने की बजाय, वहाँ अब पिछले उदाहरण में जो हमने बताया था, चीन 7 रुपये की पेन को 5 रुपये में अपन के देश को निर्यात कर रहा है। भारत में पेन की कीमत है, उस पेन की कीमत है 10 रुपये। तो यहाँ पर स्थानीय लोग अप्रत्यक्ष कर देने की बजाय इस
अप्रत्यक्ष कर देने की बजाय यहाँ पर तो 10 रुपये में अप्रत्यक्ष कर सब कर लगा हुआ है, तो ये 10 रुपये में पेन को नहीं खरीद कर वहाँ से आयातित वस्तुओं को चीन वाले को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ड्यूटी एवर्जन। अगली शब्दावली है, या जो अगला अप्रत्यक्ष करों का प्रकार है, हमने अभी तक एक पहला अप्रत्यक्ष करों का प्रकार पढ़ा है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क के बारे में हमने पढ़ लिया कि एक तो टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, दूसरा हमने पढ़ लिया एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होती है, और ड्यूटी एवर्जन क्या होता है। अब अगला अप्रत्यक्ष करों का प्रकार है उत्पाद शुल्क। यह वह कर है जो वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाता है, केंद्र द्वारा भी लगाया जाता है दोस्तों, और ये राज्य द्वारा भी लगाया जाता है। जो केंद्र द्वारा लगाया जाता है उसे सेंट्रल एक्साइज के रूप में लगाया जाता है, और जो राज्य द्वारा लगाया जाता है उसे स्टेट एक्साइज के रूप में लगाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों एक समस्या उत्पन्न होती है, वस्तु के बिक्री और वस्तु के उत्पादन, बिक्री और वितरण से में एक समस्या उत्पन्न होती है जिसे दोहरे कराधान की समस्या कहते हैं। तो कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, ये मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। कैस्केडिंग इफेक्ट होता है जो कर के ऊपर लगने वाला कर होता है, इसे बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट, दोहरे कराधान की समस्या। वस्तु पे लगे कर पर पुनः कर लगाने से, तो उसे बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। वस्तु पर लगे कर पर पुनः कर लगाने से, ये जैसे उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ पर समझाया अभी, माना कि कोई ए कंपनी है, वो कोई डस्टर बनाती है, उसकी कीमत है 10 रुपये, 2 रुपये पे उसके टैक्स लग जाता है, तो कीमत हो गई तो 12 रुपये। 12 रुपये में ये किसी दुकानदार को ये वस्तु मिलती है। अब ये इसमें 2 रुपये अतिरिक्त खर्च कर देता है, इस पर वैल्यू एडिशन 2 रुपये खर्च करके, तो उसकी कीमत हो गई 14 रुपये, और 1 रुपये दुकानदार ने टैक्स लगाया, तो कीमत हो गई 15 रुपये। तो ग्राहक को ये वस्तु मिलती है 15 रुपये। तो यहाँ पर जो मैं समस्या बता रहा हूँ, कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट यह होता है दोस्तों, जो 10 रुपये पे 2 रुपये टैक्स यहाँ पर लग गए, तो कीमत हुई 12 रुपये। तो ये दुकानदार ने 2 रुपये ही अतिरिक्त रूप से खर्च किए और 14 रुपये की वस्तु हो गई। तो यहाँ पर ये 2 रुपये पर ही कर लगना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 12 रुपये पे कर, तो पहले 12 रुपये जो इसका मूल्य है, इसमें 2 रुपये पहले से ही कर शामिल है, तो 12 रुपये और 2 रुपये जुड़ के होता है 14 रुपये। तो यहाँ पर इसने इन 2 रुपये भी कर ले लिया दोस्तों, और इन 2 रुपये पे भी कर ले लिया, और ये 1 रुपये कर ले लिया। तो एक तो यहाँ पर कर लगा था 2 रुपये, तो इसके ऊपर पुनः कर लगा, उसे बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। और ये पूरा भार किस पर पड़ता है, ये पूरा भार ग्राहक पे पड़ता है। तो इससे वस्तु की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। इसे रोकने के लिए एक कंसेप्ट लाया गया, उसे बोलते हैं वेट। वेट क्या होता है दोस्तों? वेट यह होता है कि हम पिछले उदाहरण में ही समझे, कैस्केडिंग इफेक्ट में जो कर 10 रुपये पे 2 रुपये कर, तो इस 2 रुपये पे कर पे फिर 1 रुपये कर अलग से लिया गया, तो इससे बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। इसे रोकने के लिए वेट का प्रावधान लाया गया है। वेट में यह है कि दोस्तों, यहाँ पर वस्तु की दुकानदार जो कीमत जोड़ेगा, उसमें इसको खुद का वैल्यू एडिशन ही जोड़ना है। इसका वैल्यू एडिशन है 2 रुपये, यानी 10 रुपये तो वस्तु की कीमत और खुद का वैल्यू एडिशन 2 रुपये। तो इसको 12 रुपये पे ही कर लगाना चाहिए था, ना कि इसको 14 रुपये पे कर लगाना चाहिए था। तो ये पे 12 रुपये पे कर लगा, इसको बोलते हैं वेट, वैल्यू एडिशन टैक्स। तो ये अप्रत्यक्ष करों में बहुत बड़ा सुधार था वेट। वस्तु और सेवाओं के प्रत्येक उत्पादन और वितरण के चरण में वृद्धि पर यह कर लगाया जाता है। अब वेट, एक और उदाहरण से मैं दोस्तों आपको समझाऊं। एक कोई कंपनी है और एक बी कोई कंपनी है, तो इसने कीमत रखी 100 रुपये। अब बी वस्तु को ये प्राप्त हुई 100 रुपये में, और 100 रुपये इसने अतिरिक्त खर्च किए, तो ये वस्तु होगी 200 रुपये। तो इस पे जो वेट लगेगा, यहाँ पर तो 100 रुपये पे वेट लगेगा ए कंपनी के लिए। बी कंपनी के लिए भी जो वेट लगेगा, कितना लगेगा दोस्तों? तो ये अगर वेट नहीं होता तो इस पर 200 रुपये पर ही कर लगता, तो इसको बोलते हैं हम कैस्केडिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर 200 रुपये पर कर नहीं लग के, क्योंकि 100 रुपये पे कर इसने दे दिया है ए वाले ने, तो ये बी वाला
100 रुपये पर ही कर लगाया जाएगा। इसको बोलते हैं वेट। अच्छे से आपको समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको इसका अच्छे से अर्थ और समझा दूंगा। क्योंकि वेट से ही आगे दोस्तों GST जुड़ा हुआ है। वहाँ पर एक कंसेप्ट और आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये इसका भी मैं आपको हल्का सा अर्थ यहाँ पे समझा देता हूँ। इसको विस्तृत रूप से मैं GST में आपको समझा दूंगा। ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वह है कि दोस्तों जो ये 100 रुपये पे माना 100 रुपये पे 5 रुपये कर लगता, तो और ये तो ए ने भुगतान नहीं करके ये 105 रुपये में बी को दे दिया, और इसका भी वैल्यू एडिशन 100 रुपये हुआ, तो इसने इस वैल्यू एडिशन पे भी 5 रुपये कर लगाया, तो इसको 10 रुपये का बी वाले ने कर का भुगतान कर दिया, और 10 रुपये का कर का भुगतान करना था। तो ये यहाँ पर 10 रुपये का कर का भुगतान नहीं करके 5 रुपये ही कर का भुगतान करेगा, और 5 रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में दिखा देगा कि 5 रुपये ए वाले ने 5 रुपये ए वाले ने टैक्स पे कर दिया है। इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। इसको हम GST में बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं। तो भारत में वेट का क्रियान्वयन कैसे किया गया। मोड वेट में एलकेजा समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा वस्तु के उत्पादन स्तर पर जो मोड वेट लगाया गया, और मोड वेट का नाम मोड वेट में ही सेवा क्षेत्र को सेवा कर को भी इसके दायरे में लाकर इसका नाम हो गया सेन वेट, सेंट्रलाइज्ड वेट सिस्टम। राज्य सरकार द्वारा वस्तु के वितरण स्तर पर जो कर लगाया जाता है वो है राज्य वेट। एक राज्य में आगत पर दिए गए कर अन्य राज्य में वापस नहीं किए जाते थे दोस्तों। तो ये समस्या थी। तो GST के बाद में यहाँ पे जब IGST पढ़ेंगे तो इस समस्या का वहाँ पर समाधान हो गया है। IGST इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जो कर जाते हैं उसके GST काउंसिल द्वारा उनका वितरण कर दिया जाता है। बिक्री कर दोस्तों, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ लिया अप्रत्यक्ष करों में सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी कौन कौन से हैं। हमने पढ़ लिया दोस्तों एक्साइज ड्यूटी कौन कौन से हैं। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क में ही हमने दोस्तों पढ़ लिया काउंटर वेलिंग ड्यूटी और एक एंटी डंपिंग ड्यूटी और ड्यूटी एवर्जेंस, ये हमने पढ़ लिए। एक्साइज ड्यूटी, कैस्केडिंग इफेक्ट, वेट, मोड वेट और सेन वेट, ये हमने अध्ययन कर लिया। और इसी की आगे बढ़ते हुए हम पढ़ रहे हैं सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स मुख्य रूप से अब समाप्त कर दिया गया है, इसको GST में शामिल कर लिया गया है। जो वस्तु की बिक्री पर मुख्य द्वारा राज्य द्वारा लगाया जाता है। केंद्र सेल्स टैक्स, सेंट्रल CST या सेवा कर लगाया जा सकता है। अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को GST में शामिल कर दिया गया। तो यहाँ पर एक प्रश्न यह है जो प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है RAS में, और IAS परीक्षा में ये प्रश्न अधिकांश बार पूछा जाता है कि GST में कौन कौन से कर सम्मिलित नहीं है। तो ये आपको अच्छे से रटवा याद होने चाहिए, तो ताकि कोई कन्फ्यूजिंग नहीं रहे। तो पेट्रोलियम को भी GST में शामिल नहीं किया गया दोस्तों। पेट्रोलियम रिफाइन पर तो इस पर सेंट्रल एक्साइज के रूप में कर लिया जाएगा। एल्कोहल को भी इसमें शामिल नहीं किया गया, और सौंदर्य प्रसाधन हेतु सेवा शुल्क जो लिया जाता है उसको GST में शामिल नहीं किया गया। एल्कोहल जो मानव उपभोग हेतु या मेडिकल पर्पज के लिए जो एल्कोहल काम में लिया जाता है उसको भी अभी तक GST में शामिल। पान, गुटखा, तंबाकू इत्यादि पर जो कर लगाया जाता है उसको GST में शामिल नहीं किया गया। तो ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। पेट्रोल रिफाइनिंग पर GST में शामिल नहीं, एल्कोहल GST में शामिल नहीं, पान, गुटखा, तंबाकू GST में शामिल नहीं, और सौंदर्य प्रसाधन हेतु जो सेवा शुल्क लिया जाता है वो GST में शामिल नहीं है। हमने जो पिछली क्लास में डायरेक्ट टैक्स सिस्टम के बारे में विस्तृत अध्ययन किया और इस क्लास में इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया, तो उन दोनों क्लासों के बहुचयनात्मक क्वेश्चनों के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो आप इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। यदि आपको कोई इनको दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप इनका उत्तर स्वयं दें, तभी आपको पता लगेगा कि आपने मेरी इन दोनों क्लासों से क्या क्या सीखा, और इनका उत्तर आप दें। अगली जब मैं क्लास 3 लूँगा GST या डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स या इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की, जब भी मैं क्लास लूँगा उनमें मैं आपको इनके उत्तर समझाऊंगा कि इसका उत्तर क्या क्या होना चाहिए और क्या दिया गया है और ये क्यों है। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा। पहला प्रश्न है, प्रगतिशील कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है आय में वृद्धि के साथ कर की दर में वृद्धि होती है। दूसरा कथन है व्यक्तिगत कर इसका एक प्रमुख उदाहरण है। तीसरा कथन है आय समानता के लिए आवश्यक, क्योंकि कम आय के लिए कम और अधिक आय के लिए अधिक कर लिया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए में है केवल 1 और 3 कथन सही है। ऑप्शन 2 में है केवल 1 और 2 कथन सही है। ऑप्शन सी में है केवल 2 कथन सही है। और ऑप्शन डी में है 1, 2, 3 कथन सही है। अगला प्रश्न है करारारोपण के प्रभाव में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स से रिलेटेड कथन है और ये दूसरा इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स से रिलेटेड कथन है। नीचे दिए गए कोड का चयन कीजिए कौन कौन सा सही। यहाँ पर ये प्रिंट में मिस्टेक है तो आप समझ जाना। इनमें से कोड का चयन करना है प्रथम और दूसरे कथन में से कौन सा कोड सही है। अगले प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कर एक प्रगतिशील कर नहीं। आपको बताना है कि प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा नहीं, आयकर कर, संपत्ति कर, बिक्री कर या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आनुपातिक कर प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम में एक सीमा तक कर की दर बढ़ती है फिर स्थिर हो जाती है। प्रतिगामी कर प्रणाली, दूसरा कथन है प्रतिगामी कर प्रणाली यानी रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में कर योग्य आय में वृद्धि होने से सीमांत कर की दर में भी वृद्धि होती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, इसका उत्तर भी आप दो। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कथन है प्रत्यक्ष करों में करापात एवं कराघात समान होता है। दूसरा कथन है अप्रत्यक्ष करों में करापात एवं कराघात समान नहीं होते। करापात को बोलते हैं इम्पैक्ट, कराघात को बोलते हैं इंसिडेंट्स। तो ये कथन सही है या ये कथन सही नहीं है या कथन सही नहीं है। उपयुक्त में कौन से कथन सही नहीं है। केवल 1, 2 या 1 और 2 दोनों या दोनों ही सही नहीं हो तो न तो 1 नहीं 2। इनके पांचों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मुझे यह लग जाएगा कि मेरे पढ़ाने से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है और आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों आप मुझे क्लास के बारे में ज़रूर सुझाव दें कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा और इसमें क्या क्या सुधार की गुंजाइश हो सकती है। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल को ज़रूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों। स्मार्ट लर्निंग क्रिएटिव हब में ये क्लास सुनने के लिए और देखने के लिए धन्यवाद।